वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक कन्नड़ा सस्पेंस मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम है सीताराम बिनोय केस नंबर 18। एक्चुअली जब मेरे चैनल पर स्ट्राइक थी उस वक्त ये मूवी रिलीज हुई थी, इसलिए मैंने इस मूवी को जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आज टाइम मिला है, ये मूवी आपके सामने लेकर आया हूँ। कहानी ये है कि गाँव में कुछ सीरियल चोरियाँ होती रहती है, उसी के साथ साथ कुछ लोगों की हत्या भी। अब हमारे हीरो के सामने ये सवाल पैदा होता है कि इन चोरियां और सीरियल मर्डर के बीच कोई कनेक्शन है क्या? ये दोनों चीजें एक ही बंदा कर रहा है या तो अलग अलग लोग? चोरियां और मर्डर्स क्यों होते हैं? क्लाइमैक्स में जाके इस मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम होता है सीताराम, जो हवेली नाम के गाँव में काम करते रहता है। एक दिन सीताराम को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए ये पुलिस स्टेशन आता है। वहाँ जाने के बाद सीताराम ये देखता है कि एक पुलिस वाला केस नंबर 18 को स्टडी कर रहा है। सीताराम इस पुलिस ऑफिसर से यही सवाल करने लगता है। वो पुलिस वाला सीताराम से कहने लगता है, बस टाइम पास के लिए इस फाइल को स्टडी कर रहा हूँ, ये एक अनसॉल्व केस है ना, इसीलिए क्यूरियोसिटी से देख रहा हूँ। खैर उसके बाद सीताराम अनेगेड नाम के एक गाँव में जाता है, मतलब यही पर इसका ट्रांसफर हुआ होता है। वहाँ का कांस्टेबल जिसका नाम होता है मनी, ये सीताराम से कहने लगता है कि सर हमने आपके लिए एक घर देख रखा है, क्या आपके साथ मैडम नहीं आई? सीताराम कहने लगता है नहीं, वो कल आने वाली है। इस दरमियान में मुझे घर की सफाई भी करनी है। उसके बाद सीताराम अपने नए घर में जाता है, लगेज वगैरह वहाँ पर अरेंज कर लेता है। दूसरे दिन जब सीताराम अपने पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, सीताराम अपनी वाइफ को कॉल करके कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर घर मिल चुका है और मैंने सारा सामान भी अरेंज कर लिया है। मैं फिलहाल तो पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, जब तुम यहाँ पर पहुँचोगी तो मुझे कॉल कर लेना, मैं कांस्टेबल के हाथ उस घर की चाबी भिजवाऊंगा। खैर जब सीताराम अपने पुलिस स्टेशन आकर काम में बिजी हो जाता है, तभी सीताराम को एक कॉल आता है। इस कॉल को आंसर करने के बाद सीताराम फौरन अपने घर को भागने लगता है। एक्चुअली बात यह है कि सीताराम के घर में चोरी हो चुकी है। कुछ लोगों ने सीताराम को कॉल करके उसके घर बुलाया। ये देखकर बेचारा सीताराम परेशान हो जाता है कि पहले ही दिन इसके घर में चोर घुस गए। वहाँ के कुछ लोग एक दूसरे में ये कहने लगते हैं कि आजकल पुलिस के घर में ही चोर घुस रहे हैं, अब आम आदमी कहाँ तक सेफ है, पुलिस खुद की रक्षा नहीं कर रही। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर सीताराम की वाइफ आ जाती है। उसके बाद सीताराम पुलिस स्टेशन आने के बाद यही सोचते रहता है कि मेरे घर में चोरी किसने की, और एक कांस्टेबल को बुलाकर उससे ये सवाल करने लगता है कि इस गांव में कितने दिनों से चोरी हो रही है। कांस्टेबल कहने लगता है तकरीबन 2 साल से इस गांव में चोरी होती ही रहती है सर। सीताराम कहने लगता है कि अब तक जहां जहां पर चोरी हुई है उन सारे के सारे फाइल्स मेरे सामने लाकर रखो। तो वो कांस्टेबल चोरी के सारे फाइल्स सीताराम के सामने रख देता है। सीताराम एक के बाद एक इन फाइल्स को स्टडी करने लगता है। इन फाइल्स को स्टडी करने के बाद सीताराम को ये बात पता चलती है कि उस एरिया में अब तक 5 चोरी हुई है सीताराम के घर से मिलाकर, और उसी तरह वो 5 चोरियां डिफरेंट लोकेशंस में हुई थी। इस तरह से सीताराम उन 5 एरियाज के नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखता है। उसके बाद सीताराम मनी को बुलाकर ये कहने लगता है चोरी करने वाले ये 5 चोरियां बहुत ही प्लानिंग से की है। इसका मतलब वो चोर इस एरिया के बारे में कोना कोना जानते हैं, घर के सिचुएशन भी उनको पता होगी। शायद दिन में ये लोग आम काम करते होंगे और अपने काम के दौरान वो घर को और उस एरिया को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते होंगे, और उसी तरह हर एक चोरी के दरमियान बहुत दिन का गैप है, जिसका मतलब वो लोग पक्का प्लानिंग करके उस घर में घुसते हैं चोरी करने के लिए। शायद ये चोर कोई आम बिजनेस करते होंगे, जैसे गली मोहल्ले घूम घूम के बिजनेस करना, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स बेचने वाले, मछलियाँ बेचने वाले, कोई भी हो सकता है, इसीलिए लोग इन पर शक भी नहीं कर सकते। उसके बाद 3 बंदों का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम है नागा, दूसरे बंदे का नाम है देवा, तीसरे बंदे का नाम है सीना। नागा हर एक मोहल्ले में जाकर मछलियाँ बेचने का काम करता है, और इसी तरह देवा और सीना ये दोनों केबल लगाने का काम। इन तीनों ने ही गांव के काफी सारे घरों को लूटा है, और इसी तरह सीताराम के घर में जो चोरी हुई है उसके घर में भी इन्हीं तीनों लोगों ने चोरी किया है। इस तरफ मनी सीताराम से कहने लगता है आपके हिसाब से तो इस गांव में नागा नाम का एक बंदा है जो मोहल्ले मोहल्ले में जाकर मछलियाँ बेचने का काम करता है, लेकिन सर वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है, जब जब वो पुलिस स्टेशन को आता जाता रहता है, मेरा जान पहचान का है वो। सीताराम कहने लगता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हम जिन चोरों को ढूंढ रहे हैं वो डेफिनेटली दिन में ऐसे काम जरूर करते होंगे। खैर उसके बाद सीताराम बोर्ड पर उन 5 एरियाज के नाम लिखा होता है, और इसी तरह इन एरिया के बीच डिस्टेंस को भी। सो इस चीज को डीपली ऑब्जर्व करने पर सीताराम को ये बात पता चलती है अगर इन सारे नंबर्स को मिला दिया जाए तो यहाँ का पिन कोड नंबर निकल के आता है, मतलब 5774, और नेक्स्ट चोरी सीताराम के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर होने वाला है।
क्योंकि उस पिन कोड में 4 के बाद 3 नंबर आता है। सो जिस तरह से सीताराम ने गेस किया था उसी तरह नागा और उसकी गैंग भी यही प्लान करते हैं कि हम आने वाले दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी पर एक चोरी करेंगे। नागा कहने लगता है कि इसके बाद हम एक और चोरी करेंगे, यहाँ से हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एज यूजुअल दूसरे गांव को शिफ्ट हो जाएंगे। खैर ये जानने के बाद सीताराम कांस्टेबल को बुलाकर कहने लगता है कि मेरे घर के 3 किलोमीटर की दूरी पर जो जो घर है उन सारे घर की डिटेल्स मुझे चाहिए, और उसी तरह गांव में हर एक बंदे पर नजर रखना। जो कोई भी बंदा अजीब हरकतें करते हुए नजर आया उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन लाओ। अब कांस्टेबल मनी नागा, देवा, सीना को जानता है, इसलिए मनी की नजर इन तीनों पर नहीं जाती। दूसरे दिन उन घर के सारे डिटेल्स सीताराम को मिल जाते हैं। जब सीताराम उन सारे घर के डिटेल्स ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपने कांस्टेबल के साथ डिस्कस कर रहा होता है, तभी वहाँ पर मल्ली नाम की औरत आती है। मतलब मल्ली स्टेशन की साफ सफाई का काम करती है। सीताराम मल्ली को अंदर आने से रोक देता है, वो थोड़ी देर बाद आने के लिए कहता है। उसके बाद सीताराम इन घर के डिटेल्स अपने कांस्टेबल्स के साथ डिस्कस करने लगता है। नेक्स्ट चोरी इन 9 घरों में से किसी एक घर में होने वाली है, लेकिन इन 9 घरों में से 3 घरों में कूते हैं, सो चोर इन घरों में नहीं जाएंगे। दूसरे 2 घरों में जॉइंट फैमिली रहती है, बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ना कोई जगह रहता है, सो चोर इन दोनों घरों में भी नहीं जाएंगे। 6th घर में बैचलर्स है, सो चोरों को कुछ घंटा मिलने वाला नहीं है। 7वें घर को इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, उसके अंदर एंटर होना उतना आसान नहीं। 8वें घर के पास सीसीटीवी कैमरा फिट है, चोर अच्छी तरह से पकड़े जाएंगे, वो चोर उस घर में भी नहीं जाएंगे। सो फाइनली 9th घर में एक बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, तो चोर आसानी से उस घर में घुसकर चोरी कर सकते हैं। इस तरफ नागा का भी यही प्लान होता है कि ये तीनों लोग बूढ़ा बूढ़ी के घर में घुसेंगे। उसके बाद सीताराम उस घर के बूढ़े आदमी को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उससे कहने लगता है, आप जानते ही हो ना इस गांव में बहुत सारी चोरियां हो रही है, इसीलिए कल से पुलिस आपके घर के पास आती जाती रहेगी। ऐसा कहते हुए सीताराम अपना फोन नंबर उस बूढ़े आदमी को देता है। दूसरे दिन से सीताराम और कुछ पुलिस वाले उस बूढ़े आदमी के घर के पास चक्कर लगाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नागा उसकी टीम भी बार बार उस घर के पास जाकर उस एरिया की इंस्पेक्शन करते रहते हैं, मतलब किस तरह से अंदर जाए, कैसे जाए। खैर एक दिन 2 कांस्टेबल्स लीव लेते हैं। उसी रात नागा उसकी टीम उस बूढ़े आदमी के घर के पास जाते हैं चोरी करने के लिए। अब 2 कांस्टेबल्स लीव पर है, इसलिए सीताराम खुद उस घर के कुछ दूरी पर पहरेदारी कर रहा होता है। इस तरफ मौका देखकर नागा पहले उस घर के अंदर जाता है, उस घर का सिचुएशन पता करने के लिए। दरवाजा खुलने की आवाज वो बूढ़ा आदमी सुन लेता है, तो वो बूढ़ा आदमी फौरन सीताराम को कॉल करके अपने घर बुलाता है कि लगता है मेरे घर में वो चोर घुस आए हैं, आप प्लीज फौरन आ जाइए। तो सीताराम भी चोरी छुपके उस घर के पास जाता है, चोरों को इधर उधर ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद सीताराम ये देखता है नागा के वो 2 फ्रेंड्स जो ऑलरेडी घर के बाहर थे, वो नागा को सिग्नल्स देते रहते हैं। सिग्नल देने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये सिग्नल देखकर नागा भी कहीं पर छुप जाता है। सीताराम नागा को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नजर नहीं आता। उसके बाद बेचारा सीताराम अपने कार में बैठकर यही सोच रहा होता है कि आखिरकार वो चोर गए तो कहाँ पर गए, कौन थे वो चोर। तभी सीताराम दूर से एक ऑटो की आवाज सुनाई देती है, बस कुछ हल्की सी आवाज होती है। और उसी तरह जब सीताराम इस तरफ आ रहा था, उस गांव का लैंडमैन देवा सीताराम को नजर आया था। खैर दूसरे दिन सीताराम नागा, देवा, सीना को पुलिस स्टेशन बुलाता है। सीताराम देवा से सवाल करने लगता है कि कल रात तुम कहाँ पर थे। देवा कहने लगता है कि ये कल रात किसी नाटक को देखने के लिए गया था, और सीताराम को प्रूफ दिखाने के लिए देवा उस नाटक के टिकट्स भी दिखाता है। नागा और सीना ये दोनों ये कहते हैं कि ये दोनों हॉस्पिटल में मौजूद थे, क्योंकि सीना के पैर में चोट आई थी। सीताराम कांस्टेबल को बुलाकर यही बात कंफर्म करने के लिए कहता है। मल्ली हॉस्पिटल को कॉल करने पर यह बात क्लियर हो जाती है कि ये दोनों हॉस्पिटल में मौजूद थे कल रात। खैर जब वो तीनों चले जाते हैं, सीताराम मनी से कहने लगता है कि तुम इन तीनों के फोन को टैपिंग पे रखो। मनी कहने लगता है, सर ये तीनों फोन यूज नहीं करते। खैर दूसरे दिन जब सीताराम अपने पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, सीताराम की वाइफ सीताराम से ये कहने लगती है कि आज हमारा मैरिज डे है, आज हम दोनों मंदिर चलेंगे। सीताराम कहने लगता है, फिलहाल तो मुझे बहुत जरूरी काम है, लेकिन मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहते हुए सीताराम अपने पुलिस स्टेशन चला जाता है। तभी एक अनजान आदमी सीताराम के पुलिस स्टेशन को कॉल करके सीताराम को ये बताने लगता है, आप जिस चोरों को ढूंढ रहे हो वो फॉरेस्ट एरिया के पुराने हॉस्पिटल में मौजूद है। अगर आप फौरन वहां पर जाओगे तो उनको पकड़ सकते हो। सीताराम फौरन उस पुराने हॉस्पिटल को जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ देवा और सीना ये दोनों एक दुकान के पास बैठे होते हैं। उस दुकान में एक लैंडलाइन फोन होता है, तो वो स्ट्रेंजर अनजान बंदा इन दोनों को कॉल करके ये बताने लगता है, अगर तुम दोनों फौरन अपने अड्डे पर नहीं गए तो सीताराम वहाँ पर पहुँच जाएगा
तुम्हारे छुपाए हुए पैसों को वो देख लेगा। ये सुनने के बाद ये दोनों उस अनजान आदमी की बातों पर भरोसा नहीं करते। लेकिन तभी मल्ली जो पुलिस स्टेशन में काम करती है वो देवा को कॉल करके यही बात बताती है कि सीताराम तुम्हारे अड्डे पर जा रहा है। और जब मल्ली देवा से बात कर रही होती है तभी उस पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल मल्ली को देख लेता है। खैर अब ये खबर पक्की होने से देवा और सीना ये दोनों जंगल के उस पुराने हॉस्पिटल के पास जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब नागा अपनी ऑटो लेकर कहीं पर जा रहा होता है वही अनजान बंदा नागा के सामने आकर उसके हाथ में एक लेटर थमा देता है। इस तरफ देवा और सीना ये दोनों फौरन अपने अड्डे पर जाकर वहाँ का सारा पैसा एक बैग में भर लेते हैं। तभी वहाँ पर सीताराम आता है। ये दोनों सीताराम को बिना देखे बहुत ही मुश्किल से चोरी चुपके उस हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं, जंगल में भागने लगते हैं, सीताराम की नजरों से बच जाते हैं। खैर इसके बाद सीताराम वापस अपने घर आ जाता है अपने मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए। अपने घर में जाने के बाद सीताराम अपनी वाइफ की लाश को देखता है। ऐसा लगता हो किसी ने इसकी गर्दन मरोड़ के मार दिया। और इसी तरह यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेड बॉडी के बगल में एक सर्किल वाला सिंबल होता है। और यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि उसी घर में नागा भी छुपा होता है। और एक और शॉकिंग बात यह है कि जिस अनजान बंदे ने सीताराम और नागा को इन्फॉर्मेशन दिया था वो सीताराम के घर से बाहर जा रहा है। खैर उसके बाद सीताराम के घर फॉरेंसिक टीम आती है, वहाँ की इंस्पेक्शन करने लगती है। बेचारा सीताराम बहुत दुखी होने लगता है। और उसी घर के स्टोर रूम में नागा छुपा होता है। नागा यहाँ पर कैसे आया ये दिखाने के लिए सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। आपको याद है ना कि एक अनजान बंदा नागा को एक लेटर दिया था। उस लेटर में ये लिखा होता है तुम तीनों ने दत्तूर में जो चोरी किया था उसके एफआईआर फाइल्स सीताराम के घर में मौजूद है। आज दोपहर को इसके खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर होगा। तुम सीताराम के घर में जाकर वो सबूत और फाइल को चुरा लेना वरना तुम तीनों जेल जाना पक्का। और उस लेटर की नीचे साइड यूवर्स फेथफुली कांस्टेबल मनी बोल के लिखा होता है। नागा सोचने लगता है कि कांस्टेबल मनी मेरी क्यों हेल्प कर रहा है, शायद इसे भी कुछ पैसे चाहिए। खैर इससे मैं डील बाद में बात कर लूंगा। ऐसा समझकर जब नागा सीताराम के घर जाता है तब तक सीताराम की वाइफ मर चुकी होती है। ये देखकर बेचारा नागा घबरा जाता है और नागा मेन डोर से बाहर जाने की कोशिश करता है। एक्चुअली नागा इस घर के पीछे दरवाजे से आया था। जब नागा सामने वाले दरवाजे से बाहर जा रहा होता है तभी वहाँ पर सीताराम आता है। सो नागा पीछे वाले दरवाजे से जाने की कोशिश करता है लेकिन वो स्ट्रेंजर वो अनजान बंदा उस दरवाजे को लॉक कर देता है। बेचारा नागा वहीं पर फंस के रह जाता है। नागा उस स्ट्रेंजर को बुलाते भी रहता है लेकिन वो अनजान बंदा नागा की तरफ पलट कर भी नहीं देखता। खैर इस तरफ सीताराम अपनी वाइफ को लेकर बहुत दुखी होता है और इसी तरह इसकी वाइफ के बगल में एक सिंबल होता है उसके बारे में सोचते रहता है। इस सिंबल को देखने के बाद सीताराम को केस नंबर 18 याद आता है। सीताराम उस केस के सारे डिटेल्स अपने पुलिस स्टेशन मंगवाता है और जैसा हमें मूवी के स्टार्टिंग में पता चला कि केस नंबर 18 एक अनसॉल्व्ड केस है। केस नंबर 18 में भी सीरियल किलर सिर्फ पुलिस की वाइफ्स को मारता था और डेड बॉडीज के बगल में सर्किल वाला सिंबल ड्रॉ करके चला जाता था। सीताराम सोचने लगता है कि मेरी वाइफ को कत्ल करने वाला भी क्या वही सीरियल किलर है। इस तरफ देवा और सीना ये दोनों जंगल के किसी एरिया में आकर अपने पैसों को गड्ढा खोद के छुपा देते हैं। अब बहुत देर से इन दोनों को नागा नजर नहीं आया, सो ये दोनों नागा को ढूंढने में लग जाते हैं। इस तरफ पुलिस स्टेशन में वो कांस्टेबल मल्ली के बारे में सीताराम को बताता है कि इसने कल किसी को फोन किया था, यहाँ की इन्फॉर्मेशन बताई थी। मल्ली कहने लगती है सर वो लोग कौन है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। एक दिन अपना चेहरा कवर करके मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हो रहा है अगर तुमने वो इन्फॉर्मेशन हमें बता दी तो हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे। इसी तरह से मैं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रही, वो लोग चुपचाप मेरे घर में पैसे रख के चले जाते। उसके बाद सीताराम उस फोन नंबर के बारे में पता करने के लिए कहता है जिस नंबर को मल्ली ने कॉल किया था। उस नंबर के बारे में पता लगाने पर पुलिस को ये बात पता चलती है कि वो नंबर एक दुकान का लैंडलाइन नंबर है। सीताराम उस दुकान वाले बूढ़े आदमी को पुलिस स्टेशन बुलाता है। ये बूढ़ा आदमी सीताराम से कहने लगता है कि सर मेरी दुकान को बहुत सारे लोग आते जाते हैं लेकिन दो बंदे हमेशा मेरे फोन को यूज करते रहते हैं। अब मेरी नजर उतनी अच्छी नहीं है, मैं उन दोनों का चेहरा सही तरह से देखा नहीं। तो सीताराम देवा और सीना पर शक करते हुए इन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाता है। इन दोनों की आवाज उस बूढ़े आदमी को सुनाता है। इनकी आवाज सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी सीताराम से कहने लगता है नहीं सर ये दोनों नहीं, ये दोनों अलग है। सीताराम देवा और सीना को वहाँ से भेज देता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है जब कभी भी देवा और सीना ये दोनों उस दुकान के पास जाकर उस फोन को यूज करते तो ये दोनों अपना गला चेंज कर लेते। मतलब इन तीनों का ये पहले से ही प्लान था।
इसलिए ये बूढ़ा आदमी इन दोनों को पहचान नहीं पाया। खैर उसके बाद सीताराम उन तीनों पुलिस ऑफिसर्स को अपने पुलिस स्टेशन बुलाता है। मतलब केस नंबर 18 में सीरियल किलर ने इन्हीं तीनों लोगों की वाइफ को मारा था। ये तीनों पुलिस ऑफिसर्स और सीताराम ये सोचने लगते हैं कि हम चारों में ऐसा कौन सा कॉमन पॉइंट है जो सीरियल किलर ने हमारी वाइफ्स को मारा। हम चारों एक दूसरे को इसी तरह से जानते नहीं, एक ही शहर में कभी ड्यूटी नहीं किया। हाँ, अगर इलेक्शंस के टाइम कहीं पर ड्यूटी होगी उस टाइम को याद करना तो बहुत मुश्किल का काम है। खैर इस तरफ जब देवा और सीना ये दोनों नागा को ढूंढ रहे होते हैं तो वो अनजान बंदा इन दोनों को फॉलो करते रहता है। ये दोनों ये सोच लेते हैं कि एक बंदा यहाँ पर रहकर नागा को तलाश करेगा, नागा को फाइंड आउट करेगा, दूसरा बंदा इस गांव से दूर जाकर वहाँ पर रहने का इंतजाम करेगा। अब चूंकि वो सीरियल किलर इन दोनों को फॉलो कर रहा था, देवा को अकेला पाकर देवा को मार देता है और इसी तरह इसके पास भी वो सर्किल वाला सिंबल ड्रॉ करता है। जब सीताराम को ये बात पता चलती है, सीताराम के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब अब तक सीताराम ये समझ रहा था कि वो सीरियल किलर सिर्फ पुलिस की वाइफ्स को ही मार रहा था, लेकिन अब इसका टारगेट क्यों चेंज हो गया। इस तरफ जब सीना नागा को ढूंढ रहा होता है तो किसी जगह पर नागा का ऑटो नजर आता है और एक्चुअली वो ऑटो सीताराम के घर के आसपास होता है। ये देखकर सीना नागा को बुलाना शुरू कर देता है। अब ऑफ कोर्स नागा सीताराम के घर में होता है, स्टोर रूम में। इतने दिनों से नागा उस दीवार को छेद करते रहता है। फाइनली वो छेद भी बना लेता है। उसी छेद में से नागा सीना को देखता है, सीना को बुलाने लगता है। सीना भी नागा को पहचान लेता है कि नागा यहाँ पर है। बेचारा नागा बहुत ही मुश्किल से उस दीवार को तोड़ देता है। तभी वहाँ पर वो सीरियल किलर आता है, नागा और सीना का पीछा करने लगता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में जब सीताराम इस केस के बारे में सोच रहा होता है तो पुलिस स्टेशन में दो कांस्टेबल्स एक दूसरे में ये बात करने लगते हैं। हमारे पुलिस स्टेशन में जो लेडी कांस्टेबल है ना कमला, प्रेगनेंसी के वक्त उसे कुछ पैसों की जरूरत है, हम दोनों मिलकर पैसों का इंतजाम करेंगे। जब सीताराम प्रेग्नेंट का वर्ड सुनता है तो इसको कुछ कुछ याद आने लगता है। कुछ सालों पहले सीताराम किसी इलेक्शन ड्यूटी में था। वहाँ पर कुछ और पुलिस वाले थे, दारू पी रहे थे। पुलिस वालों के पास एक बंदा आया था, वो बताने लगा कि इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। खैर उसके बाद सीताराम किसी दूसरे पुलिस स्टेशन कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कहता है कि 2014 में इलेक्शंस के टाइम क्या कोई औरत गर्दन टूटने की वजह से मरी थी। वो पुलिस ऑफिसर कुछ फाइल्स को देखकर सीताराम से कहने लगता है, हाँ सर, उस वक्त रीटा जॉर्ज नाम की एक औरत गर्दन टूटने की वजह से मर गई। हस्बैंड का नाम बिनोय जॉर्ज है। उसके बाद सीताराम फौरन बिनोय की फोटो मंगवाता है। सीताराम सोचने लगता है कि बिनोय का और देवा का क्या रिलेशन है। बहुत सोचने पर भी इसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। उसके बाद सीताराम दोबारा उसी पुलिस ऑफिसर को कॉल करके ये पूछने लगता है कि 2014 में तुम्हारे एरिया में सीरियल चोरियां हुई थी। पुलिस ऑफिसर कहने लगता है, हाँ सर, उस वक्त काफी सारी चोरियां हुई थी और अचानक से रुक भी गई। ये सुनने के बाद सीताराम को एक इंसिडेंट याद आता है। 2014 में सीताराम किसी इलेक्शन ड्यूटी पर था। कंटिन्यू ड्यूटी करने की वजह से बेचारा सीताराम सो रहा होता है और बचे 3 पुलिस ऑफिसर्स आने जाने लोगों की चेकिंग कर रहे होते हैं। उसी गांव में बिनोय जॉर्ज नाम का एक बंदा रहता था अपनी वाइफ रीटा जॉर्ज के साथ। उस वक्त रीटा जॉर्ज प्रेग्नेंट थी। उसी रात नागा, देवा, सीना ये तीनों इस गांव की आखिरी चोरी करने के लिए रेडी होते हैं। ये तीनों ऑलरेडी एक घर को सेलेक्ट कर चुके होते हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद इन तीनों को ये बात पता चलती है कि उस घर का बूढ़ा आदमी मर चुका है। उस घर के पास बहुत सारे लोग हैं। सो ये तीनों अपने प्लान को कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन पता नहीं इन तीनों के अंदर क्या छोल मस्ती है। ये तीनों किसी भी तरह करके इस गांव का आखिरी चोरी करके जाएंगे। सो ये तीनों रैंडमली बिनोय का घर चूज कर लेते हैं। जब बिनोय अपने ऑर्केस्ट्रा ऑफिस में होता है, मौका देखकर वो तीनों चोर बिनोय के घर में घुस जाते हैं। जब रीटा सो रही होती है तो इसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। रीटा समझ लेती है कि इसके घर में कोई चोर घुसा है। रीटा फौरन बिनोय को कॉल करती है। ये सुनने के बाद बिनोय फौरन अपने घर को भागने लगता है। जब बिनोय अपने घर को जा रहा होता है तो वो तीनों पुलिस वाले बिनोय को रोक लेते हैं। बेचारा बिनोय इन तीनों पुलिस ऑफिसर को समझाने लगता है कि सर, अभी अभी मेरी वाइफ से कॉल आया है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, लगता है घर में चोर घुस आए हैं, मुझे फौरन घर जाना होगा, मेरा एक ऑर्केस्ट्रा है सर। ये तीनों पुलिस वाले बिनोय की प्रॉब्लम को ना समझते हुए उसे गाना गाने के लिए कहते हैं। उसके साथ टाइम पास करने लगते हैं। अब सीताराम फुल नींद में था। वहाँ पर क्या चल रहा है इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सही तरह से बिनोय का चेहरा भी देख नहीं पाता। इस तरफ बेचारी रीटा इन तीनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये तीनों रीटा को साइड में ढकलकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये तीनों अपना ऑटो लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं, अपोजिट साइड से बिनोय अपने घर को आ रहा होता है। जब बिनोय अपने घर में जाता है तो वहाँ पर बेचारी रीटा मरी पड़ी होती है।
मतलब हाथापाई के दौरान इन तीनों ने रीटा को साइड में ढकेल दिया था। रीटा का सर जाकर एक कटिया से टकरा गया, उसकी गर्दन टूट गई, बेचारी मर गई। खैर इस इंसिडेंट को याद करने के बाद सीताराम को सब कुछ समझ में आ जाता है कि बिनोय क्यों पुलिस ऑफिसर्स को मार रहा था। बिनोय समझ रहा था कि इसकी वाइफ की मौत का कारण वो 4 पुलिस ऑफिसर और उसी तरह वो 3 चोर है। उसके बाद सीताराम नागा और सीना को बचाने के लिए उन दोनों की तलाश करने लगता है। इस तरफ बिनोय किसी जंगल में इन दोनों का पीछा करते हुए इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारते पीटते रहता है। जब सीताराम जंगल से गुजर रहा होता है तो किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। जब तक सीताराम वहां पर पहुंच जाता, बिनोय सीना को मार चुका होता है, उसकी गर्दन तोड़ के। जब बिनोय नागा को मारने की कोशिश करता है, सीताराम बिनोय को रोकने की कोशिश करता है। इन तीनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान बिनोय नागा का गला दबोच लेता है, उसका गला घोटने लगता है। बिनोय को रोकने के लिए सीताराम बिनोय का गला दबोचने लगता है। बिनोय अपनी वाइफ को याद करके फाइनली नागा को मार देता है और उसी तरह सीताराम अपनी वाइफ को याद करके बिनोय को मार देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब उस सिंबल के बारे में बात करें तो उस सिंबल का मतलब सिंपल है, जैसा मेरे साथ हुआ उसी तरह मैं भी तुम्हारा हाल करूँगा। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।